वेलकम टू माय ARGS क्लासेस। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। आज हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में विस्तार रूप से देखेंगे कि कौन सा भाग में संविधान का कौन सा भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है और संविधान का कौन सा अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद में दर्शाया गया है। ये सारी बात को आज हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज से क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। तो सबसे पहला बात ये आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान का कौन सा भाग में रखा गया है। तो संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व को रखा गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आने की दर्शाया गया है। तो ये सारे चीज़ को हम लोग विस्तार रूप से एक एक अनुच्छेद को हम लोग क्लियर करके देखेंगे। कुछ लोगों का ये मन में भ्रम रहता है कि हम अनुच्छेद को कैसे याद करेंगे, तो आज की क्लास में आप लोग को हम अनुच्छेद बेहतर रूप से याद करवाएंगे। कैसे जो है हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ये सारी बात आज की क्लास में होगी। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा जो सारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हम क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है। अब वो कन्फ्यूज़न ये है, भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अधिनियम था जिसे हम मिनी संविधान भी कहते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को मिनी संविधान भी कहा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। तो अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आयरलैंड अगर क्वेश्चन में आएगा, 1935 आएगा, अगर दोनों आएगा तो फिर हम किस में टिक आउट करेंगे, कौन सा सही होगा। तो सही आपका आयरलैंड होगा, क्योंकि 1935 भारत सरकार अधिनियम जिस समय बना था उस समय राज्य के नीति निदेशक तत्व जो लिया गया था वो उसी समय आयरलैंड से लिया गया था, 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम में। तो 1935 से हम कॉपी किए, वहां से हम लिए हैं। बहुत ऐसा हमारे संविधान में, मूल संविधान में है जो हम 1935 भारत सरकार अधिनियम से हम लिए हैं। तो अब चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या था। एक उद्देश्य होता है किसी भी चीज़ का, तो हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य था। अब कहता है कि लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र में यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना ये किसके तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब यहाँ पे है कि हम लोग देखते हैं कि विचार, इसमें कौन कौन सा विचार था। तो गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद। वाद का मतलब होता है विचार। जैसे गांधी जी एक विचार थे, गांधी जी एक शख्स भी थे और विचार भी थे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि वो कौन सा विचारधारा का व्यक्ति है, तो गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है। तो गांधी जी को हम एक विचार के रूप में भी देखते हैं। तो ये प्रभावित था, कौन कौन सा विचार प्रभावित था, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी, यानी कि ये सारा चीज जो था वो क्या था, प्रभावित था। अब कहता है कि अब हम लोग देखेंगे सिक्के का दो पहलू, हेड और टेल, चित और पट। तो भाग 3 और भाग 4 सिक्के का दो पहलू है। भाग 3 अगर हेड है तो भाग 4 जो है वो टेल है। एक चित है, एक पट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और भाग 4 में क्या है, आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व है। दोनों को अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मिलता जुलता हुआ सारी बात है। सिर्फ उसमें अंतर ये है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग है और राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद्य योग नहीं है। तो ये सारी बात इसीलिए यहाँ पर BN राव, जिस BN राव को आप लोग जानते होंगे कि संविधान सभा का सलाहकार थे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिए थे कि मौलिक अधिकार 2 होनी चाहिए। एक तो जो हमारा भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है वो हो, और दूसरा भाग 4 में जो आपका
राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए इसे मौलिक अधिकार को वाद योग रखा गया और राज्य के नीति निदेशक तत्व को जो है वो क्या रखा गया, वाद योग नहीं है। अब वाद योग है क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब हम लोग अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उस वक्त में देखेंगे। और अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि एक समिति होगा, संविधान में एक समिति होगा, वो समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को तैयार किया होगा। ये तो बात क्लियर है कि कोई समिति ही तैयार किया होगा। तो उस समिति का नाम क्या था, तो उस समिति का नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति ने भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी, कुछ लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी से भी पढ़ाते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका इंग्लिश रूपांतरण है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन तैयार किए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा समिति तैयार किया, तेज बहादुर सप्रू समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या किया, तैयार किया, समिति ने तैयार किया भारतीय संविधान में। अब चलिए यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद की ओर चलेंगे। अब अनुच्छेद आपका हम बताएं कि कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है। तो हम लोग एक एक अनुच्छेद के बारे में क्लियर रूप से, विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। अब कहता है कि अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा क्योंकि भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35, तो 12 में क्या है, मौलिक अधिकार का 12 में क्या है, तो 12 में है वहां भी राज्य की परिभाषा है, राज्य शब्द की परिभाषा है। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि दो जगह बताया जा रहा है, एक तो अनुच्छेद 12 में भी बताया जा रहा है और एक अनुच्छेद 36 में बताया जा रहा। अगर सवाल आता है तो हम किस में टिक आउट करेंगे, सही कौन होगा, तो सही 12 होगा अगर दोनों होगा तो, और अगर दोनों में से कोई एक होगा तो वो अपने आप में सही है। तो अनुच्छेद 36 में क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा। अब आइए हम चलते हैं अनुच्छेद 37 की ओर। अनुच्छेद 37 जो है वो क्या कहता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। कहता है कि अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो हम कह रहे थे वाद योग्य, उस वाद योग को हम लोग परिवर्तनीय के रूप में जानेंगे। क्या है वो, जैसे मौलिक अधिकार, अगर किसी भी व्यक्ति का या कोई सा भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर हिंदुस्तान का किसी भी व्यक्ति का या हिंदुस्तान में अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वैसे कंडीशन में आप लोग को बताया गया था कि क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रीट जारी करेगा और रीट जारी करने के बाद हमारे मौलिक अधिकार का क्या करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो आपको दे सकता है, सरकार चाहे तो नहीं भी दे सकता है, आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप अधिकार अपना मांग सकते हैं, और अगर अधिकार नहीं मिलता है तो अधिकार छीना भी जाता है। तो ये सारी बात को अनुच्छेद 37 में कहा गया। अब आते हैं अनुच्छेद 38 में क्या कहता है। कहता है अनुच्छेद 38 में कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्थापना होनी चाहिए। क्लियर है, सही बात है। समाज जो हिंदुस्तान की समाज है वो समाज बहुत खूबसूरती समाज है। आर्थिक और राजनीतिक की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन अगर लोकतंत्र की अगर बात आवे तो कि लोकतंत्र में, जैसे प्रस्तावना में आप लोग को पढ़े होंगे कि प्रस्तावना में एक लोकतंत्र राज्य की स्थापना कैसी होगी, तो लोकतंत्र के राज्य की जब भी स्थापना होगी तो सामाजिक और आर्थिक के आधार पर ही। लोकतंत्र दो प्रकार का होगा, एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अगर हम चलेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ ये कितना है, 38 है। 38 में क्या बोला, समाज, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना। अब कहता है 39, तो हम 38 से देखेंगे। 38, 39 और 39 का
तो 38 हम देख चुके। 39 में कहता है संसाधनों का उचित वितरण, सामान्य कार्य का सामान्य वेतन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हमेशा पूछा गया है। स्त्री और पुरुष का सामान्य कार्य का सामान्य वेतन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद कितना में? 39 में, 39 में है। कहता है संसाधनों का उचित वितरण, जो भी हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लंगड़ा हो, लुल्हा हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान का अगर वो नागरिक है तो ऐसे कंडीशन में उसको संसाधनों का उचित वितरण करना होगा। ये राज्य सरकार का दायित्व है कि अगर जैसे हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि भैया सिर्फ गोरे वाले लोग चढ़ेंगे, काले वाले लोग नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि आप दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए होंगे और गांधी जी का दृश्य आपके मन में दौड़ चुका होगा। तो क्या कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण हो, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, और सामान्य कार्य का सामान्य वेतन हो। तो सामान्य कार्य का सामान्य वेतन हो, वाकई में सही बात है। अगर कोई महिला अगर काम करती है से उतने ही वक्त, और उतने ही वक्त अगर एक पुरुष काम करता है तो दोनों का वेतन क्या होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। अगर किसी पुरुष को 10,000 मिलता है तो महिला को भी 10,000 मिलना चाहिए उसी काम का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 39 हमेशा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद कर। अब कहता है 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर, आरक्षण, जिस आरक्षण की मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है कि आरक्षण को समाप्त कर दो, आरक्षण को लागू रहने दो, इस मुद्दा को लेकर हमेशा जो है कि हिंदुस्तान में आंदोलन होता है, आवाज़ उठता है। तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। तो आरक्षण के आधार पर लोगों का विकास करना ये राज्य सरकार की दायित्व होती है। कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। बहुत ऐसे स्टेट की सरकार है जो अपने स्टेट की महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ जो आती है वो समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये एक संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसी के तहत यानी कि 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देने का प्रावधान लाया गया था। अब आ जाइए, है 40 जिस गांधीवादी की अभी हम बात कर रहे थे, ये गांधी जी का विचार था कि भारत में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, उसके लिए पंचायती राज की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो। यह अनुच्छेद 40 में अगर पूछता है कि ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद कितना में है, तो 40 में है। ये कौन सा विचारधारा? तो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। ये गांधी जी का सपना था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो। 41 में कहता है कुछ दशा में काम मिले। फॉर एग्जाम्पल, कोई काफ़ी गरीब है, कोई बूढ़ा है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है वो, तो ऐसे कंडीशन में सरकार का ये फर्ज होता है कि आप वैसे व्यक्ति को क्या दें, तो कार्य दें। तो 41 में कहता है कुछ दशाओं में क्या देना? काम देना। अब है कि अगर उसको काम मिल गया तो 42 में हम आते हैं, ज्वाइंट करके देखेंगे। यहाँ काम मिला, 41 में काम मिला, 42 में क्या कहता है? कार्य न्याय संगत हो, कार्य जो है वो क्या हो? न्याय संगत हो और मानवीय दशा हो। जिस व्यक्ति को काम दिया गया, अब वो जहाँ काम करेगा क्या काम करने लायक है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हम काम दे दिए, बोल दिए कि पहाड़ है, इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दो, तो हर कोई दशरथ मांझी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या है कि वहां पर सुविधा होनी चाहिए। सरकार का ये दायित्व है कि अपने राज्य के लोगों का क्या है कि सुविधा दे, काम करने का व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ एक मतलब मानवीय संसाधन होनी चाहिए, तभी आप आने की काम आप दे सकते हैं। तो ये मानवीय दशा हो। अब कहता है कि कुछ दशा में काम मिल गया, तो क्या होगा? मानवीय दशा होनी चाहिए। अब जब काम मिल गया,
जब वो काम कर रहा तो निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, इंपॉर्टेंट है कुटीर उद्योग, निर्वाह मजदूरी। ये निर्वाह मजदूरी मतलब उस व्यक्ति को इतना मजदूरी मिल सके कि उसकी पेट चल सके, वो उसका निर्वाह हो सके। अगर सरकार ये भी नहीं कर सकता है तो अपने राज्य के लोगों को कुटीर उद्योग की ओर अग्रसर करनी चाहिए। जैसे कुटीर उद्योग आप लोग को पता है कि अगरबत्ती बनाना, टोकरी बनाना, सूप बनाना, ये बहुत कुछ जो है कि कुटीर उद्योग से लोग को फायदा होता है। तो ये सरकार का दायित्व है। अब एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो यहां तक क्लियर, 41, 42 और 43। अब कहता है 44 में कहता है समान नागरिक संहिता, मतलब 4 दोनों बराबर, 4 दोनों बराबर, कहता है समान नागरिक संहिता। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत चर्चित अनुच्छेद है और हमेशा ये मुद्दा रहता है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये दोनों अलग अलग है, दोनों भारत का ही नागरिक है, दोनों एक ही संविधान को मानने वाला है, लेकिन लॉ के हिसाब से हिंदू मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान है और मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या प्रावधान है। एक से अधिक शादी आने की हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान नहीं है। मुस्लिम में एक से अधिक शादी करने का प्रावधान है, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट में है। दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये विचार रखा गया क्या होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, दोनों को बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, भारत का नागरिक है। जैसे हिंदू में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज से तलाक का प्रावधान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान जो है वो 44 में है। राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लगा सकता है। कुछ राज्य हैं ऐसे जहाँ पे समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, लागू किया गया। 45 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 से बहुत कुछ जुड़ा हुआ चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को शिक्षा। तो भैया एक बात बताया आपको क्लियर समझ में आएगा कि अनुच्छेद 45 में 2002 से पहले क्या था। तो 2002 से पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में इस बात को रखा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक को बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। लेकिन आपको जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे तो आप लोग को पता होगा कि 21 का या 21A जो आप पढ़े होंगे उसमें भी है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। तो जो यहां पर था वो उसको उठा के कहां लेके चला गया, अनुच्छेद 21A में लेके चला गया। कहां लेके चला गया, 21A में लेके चला गया। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। जगह हो गया खाली, 45 अनुच्छेद जगह हो गया खाली। तो एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उस समय अटल जी की सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी। तो वहां पर जगह जहां खाली हुआ वहां पर इस बात को कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल रखना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये जो नियम बना वो केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन जो लागू हो गया वो राज्य सरकार के ऊपर लागू हुआ। सेम अगर आपसे पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन करके 6 साल से लेकर 14 साल तक को बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य अनुच्छेद 21 का में किया गया, तो वहां भी यही होगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। और अगर ये बात पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन करके 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को पढ़ाना यानी कि अनिवार्य है, राज्य सरकार के दायित्व है, तो यहां भी यही होगा। दोनों जगह सेम होगा, या इसमें भी अगर पूछे तो वही होगा, इसमें भी पूछे तो वही होगा, दोनों आने के बराबर। अब बजाय 46 में हम चलते हैं।
अब 46 में चलते हैं तो अनुजाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, उनका क्या था, उनके हित की बात करना, शिक्षा देना उनको, क्योंकि ये सारे चीज़ों से ये क्या रहते थे, महरूम रहते थे। उनको ज़्यादा फिक्र नहीं होता था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बहुत ऐसा आप देखे होंगे, जैसे आदिम जनजाति के लोग हैं या फिर और भी ऐसे लोग हैं, वो लोग के पढ़ते नहीं थे। तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वैसे लोगों को क्या है, शिक्षा की ओर बढ़ावा देना, शिक्षा की बढ़ावा देना। तो शिक्षा का जब बढ़ावा देना होगा तो उनको क्या देना होगा, जो आपको यहाँ पर बताया गया, न्याय संगत कुटीर उद्योग निर्वाह मजदूर, यहाँ पर 39 का काम है बताया गया, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। यहाँ पर शिक्षा, आर्थिक हित की रक्षा करना, उनको आर्थिक हित की रक्षा करना। दूसरा, सामाजिक न्याय की भी उनको स्थापना करना, उनके आने की क्या है, जनजातियों में। ये कहता है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में क्या कह रहा, ये गांधी जी का विचार है, ये भी गांधी जी का विचार है। गांधी जी हमेशा जो है कि नशीली पदार्थों का क्या थे, विरोधी थे। वो कतई भी इस चीज़ को नहीं कहते थे कि किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को जो है कि आप नशीली पदार्थ को आप सेवन करें, जैसे दारू, मदिरा, ये सब जो है बिल्कुल उसके वो विरोधी थे, घोर विरोधी थे। तो राज्य सरकार मद निषेध की ओर जा सकता है। जैसे कुछ राज्य में ऐसा है, कहीं पर पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट जो है वो क्या है कि भैया आप रोक लगा दी गई है। जैसे हमारे झारखंड में गुटखा, खैनी, तंबाकू, ये सब, सिगरेट, ये सब चीज़ के ऊपर रोक लगाई गई है। यही हमारे अगर पड़ोसी राज्य बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में नीतीश की जो सरकार है वो पिछले टाइम से ही जो है वो क्या है कि वहाँ पर जो दारू है वो क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई दारू पीते हुए या दारू बेचते हुए कोई पकड़ाता है तो कठोर से कठोर सजा दिया जाता है। तो क्या है, ये सरकार का दायित्व है कि मद निषेध अगर चाहे तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता है। क्योंकि आप लोग को पहले ही हम बता चुके थे कि ये क्या है, ये वाद योग्य नहीं है। अगर सरकार नहीं लागू करेगा तो आप न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। अगर लागू करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये उनकी फ़र्ज है, राज्य सरकार की फ़र्ज है। दूसरा कहता है कि जब वो इंसान, बात समझेगा, कोई इंसान है दारू पीता था, अब दारू छोड़ दिया तो पोषाहार यानी कि बेहतर से खाना खाना, बेहतर चीज़ खाना। जब बेहतर चीज़ होगा तो क्या होगा, स्वस्थ होगा, यानी कि उसका फिटनेस बरकरार रहेगा। जब ये सारा चीज़ होगा तो वो क्या करेगा, तो 48 में आएगा, वो अनुच्छेद 48 में। जब वो दारू छोड़ दिया, जब उसका शरीर सही है तो वो मेहनत करेगा तो क्या करेगा, कृषि करेगा। पढ़ा, दारू पीना छोड़ा, बढ़िया हो गया, अब क्या कर रहा, काम कर रहा, कृषि कर रहा। जब कृषि कर रहा तो पशुपालन, स्वाभाविक सी बात है, जो कृषि करते हैं वो पशु को पालते हैं, और जब पशु पालते हैं तो यहाँ पर दुधारू पशु, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी गांधी जी का विचार से संबंधित है कि दुधारू पशु का वध पे क्या है, घोर विरोधी थे, वध के विरोध में थे कि वध नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ राज्य में जो है कि आप देखेंगे कि बहुत ऐसा राज्य है जहाँ पर पशु वध पर, दुधारू पशु जैसे गाय के ऊपर क्या है कि रोक है, उसकी हत्या यानी कि एक जुर्म है, कठोर से कठोर सजा दी जाती है। तो ये सारा चीज़ जो है वो 48 में है। अब 49 में हम आते हैं। अब 49 में क्या है कि आपका राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है और ये उनका एक बेहतर सोच होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे, और जो देश में हमारा स्मारक है, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, जो धरोहर है हमारा, उनकी हिफाजत करना हमारी प्राथमिकता है। तो हम इस चीज़ को अनुच्छेद कितना में देखेंगे, 49 में देखेंगे। उनकी संरक्षण करना हमारा क्या है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी संरक्षण करें, ये हमारा दायित्व भी है। आप कहता है 50 अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50 यानी कि दो भाग में कर दिए।
तो कार्यपालिका न्यायपालिका को दो भाग में जो किया गया, अलग अलग कर दिया गया, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जहां पर कार्यपालिका वहां पर न्यायपालिका को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दोनों का कार्य जो क्षेत्र जो है वो अपना अलग अलग है। तो ये जो किया गया वो अनुच्छेद कितना में दर्शाया गया, 50 में दर्शाया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो अलग अलग किया गया वो अनुच्छेद कौन कौन सा में, अनुच्छेद कितना में, 50 में। आप कहता है कि 51 51 51 अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा।